हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं दिनेश व्यास एक बार फिर व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा आपकी जो कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति, इसका अध्याय 4 पढ़ा था, जो धर्म, जाति और लैंगिक मसलों पर आधारित था। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे जन संघर्ष क्यों होते हैं और आंदोलन क्यों होते हैं, क्या कारण है जो ये जन संघर्ष होते हैं और आंदोलन होते हैं। दोस्तों, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा अपने हितों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष किए जाते हैं। उन संघर्षों से यदि उसे विजय प्राप्त नहीं होती तो उसे आंदोलन करने पड़ते हैं, और इन्हीं आंदोलनों के तहत वो क्या करते हैं, अपने हितों को प्राप्त करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हम जन संघर्ष की बात पढ़ेंगे। दोस्तों, जन संघर्ष हम पढ़ेंगे आज दो देशों के मध्य हुए जन संघर्ष की कहानी। दोस्तों, नेपाल और बोलीविया दो देश हैं, दो छोटे छोटे देश हैं। दोस्तों, इन दो छोटे छोटे देशों में एक जन संघर्ष हुआ। किस कारण से जन संघर्ष हुआ? दोस्तों, जो नेपाल है, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जन संघर्ष हुआ, जबकि बोलीविया में पानी की कीमतों की दर बढ़ाने के कारण वहाँ के लोग परेशान हो गए और पानी की जो कीमत है उसकी दर को पुनः कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, जन संघर्ष किया। ऐसे हम इन दो बड़े जन संघर्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम सर्वप्रथम बात करें नेपाल की। कहाँ की दोस्तों? नेपाल की। दोस्तों, जो ये नेपाल देश है, इस नेपाल देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। दोस्तों, वो कब प्राप्त हुई? लोकतांत्रिक देश कब बना? दोस्तों, नेपाल लोकतांत्रिक देश बना दोस्तों 1990 में। कब बना? 1990 में। यहाँ पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दोस्तों, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था जहां किसी राजा के बाद उसी वंश का कोई व्यक्ति पुनः राजा बनता हो, अर्थात जो राज करने का काम है वो वंशानुगत तरीके से हो रहा हो, उसे ही हम राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। नेपाल में इस समय जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हुई, उस समय वहाँ का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। कौन था दोस्तों? राजा वीरेंद्र सिंह। अब दोस्तों 1990 में यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन जो शासन की शक्तियाँ हैं वो औपचारिक रूप से, शासन की शक्तियाँ औपचारिक रूप से तो राजा के पास थी, औपचारिक रूप से राजा के पास, जबकि वास्तविक शक्तियाँ थी, वो वास्तविक शक्तियाँ दोस्तों किसके पास थी? जो यहाँ का प्रधानमंत्री था, अर्थात जो यहाँ का प्रशासनिक पद बनाया गया था, राजनीतिक पद प्रधानमंत्री का, उसके पास इसकी शक्तियाँ थी। दोस्तों, ये चलता रहा। दोस्तों, संघर्ष 2006 की बात है। अप्रैल 2005 में राजा वीरेंद्र सिंह, जो यहाँ के राजा थे, राजा वीरेंद्र सिंह, इस राजा वीरेंद्र सिंह को इसके परिवार सहित एक हिंसक मुठभेड़ में क्या कर दिया गया? मार दिया गया। क्या दोस्तों? जो राजा वीरेंद्र सिंह थे, इनको और इनके परिवार को एक आपसी मुठभेड़ में मार दिया गया। इसके बाद तत्कालीन जो राजा बने, वो राजा बने दोस्तों ज्ञानेंद्र सिंह। तो दोस्तों, जो यहाँ परंपरा चल रही थी, कौन सी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो यहाँ का वास्तविक जो शासन का संचालक था, प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री को ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया, उसको पद से हटा दिया। पद से हटाने के बाद ये क्या बन गया था? राजा। और इसने कहा कि अब आज से नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को क्या करता हूँ मैं? समाप्त करता हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसी कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं मानता। ठीक है, वो कहता है कि कौन सी शासन व्यवस्था चलेगी अब यहाँ पे? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलेगी। दोस्तों, अप्रैल 2006, अब जो ज्ञानेंद्र सिंह था, इस ज्ञानेंद्र सिंह की जो नीतियाँ थी, इनसे परेशान होकर, अर्थात वापस पुनः नेपाल को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए जो यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ के लोगों ने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ किया।
ठीक है दोस्तों, रोज आंदोलन प्रारंभ होने लग गया और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होने लग गए। दोस्तों घटना अप्रैल 2006 की है। यहाँ जनता ने मिलकर एक निर्णय लिया कि राजा को अब उनके पद से हटाकर पुनः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। अप्रैल 2006 में नेपाल में बड़ा जनसंघर्ष हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इस जनसंघर्ष में जो नेपाल की 7 पार्टी अलायंस, एक 7 दल, जो बड़े दल थे, नेपाल के 7 बड़े दलों ने मिलकर क्या किया, जनसंघर्ष किया। दोस्तों जो 7 बड़े दल थे इनको कहा जाता सप्त अलायंस पार्टी। क्या कहा जाता था? सप्त अलायंस पार्टी। क्या कहा जाता था? सप्त अलायंस पार्टी। अतः हम इसको बोल सकते हैं SAP। क्या बोल सकते हैं? SAP। अब इसमें दोस्तों यहाँ की जो माओवादी संगठन थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया और पुनः देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयास किए। भारी विद्रोह के बाद जो राजा ज्ञानेंद्र है उसको अपने पद से हटना पड़ा और पुनः नेपाल में एक बार पुनः क्या लग गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। अर्थात नेपाल पुनः क्या हो गया, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। दोस्तों इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ। अब ये संघर्ष 4 दिन तक, जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के लोगों ने 4 दिन तक लगातार, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, कौन सी दोस्तों? काठमांडू में भयंकर जनसंघर्ष किया। अर्थात बहुत भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई, लगभग 4-5 लाख लोग एकत्रित आए और उन्होंने राजा के सामने अपनी मांग रखी और राजा को क्या करना पड़ा, इनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें कि जो ये दिन था 21 अप्रैल का दिन था दोस्तों। इस दिन आंदोलनकारियों ने राजा को पूरी तरह अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम हटते हो या नहीं हटते, या नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। ठीक है, तो राजा को क्या करना पड़ा, पुनः इनकी बात को मानना पड़ा। और कैसे माने वो तो पता ही है, अगर जोर जबरदस्ती जिस चीज़ की जाती है तो अपन कहते हैं भाई आधे अधूरे मन से कार्य कर रहा है। तो राजा ने क्या किया, आधे अधूरे मन से अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको छोड़ दिया और पुनः नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। दोस्तों 2008 में एक बार पुनः नेपाल क्या बना, पुनः लोकतांत्रिक देश बन गया। अर्थात पूर्णतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला देश बन गया। आंदोलन किया अप्रैल 2006 में। ठीक है, तो अप्रैल 2006 में यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी, लेकिन पूर्ण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई दोस्तों? 2008 में हुई और 2015 में नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। तो ये दोस्तों ये घटना थी जो 1990 से चली और कहाँ जाकर के खत्म हुई, 2015 तक। ठीक है, तो 1990 में पहली बार लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, लेकिन यहाँ इस समय शासन व्यवस्था थी, कैसी थी? औपचारिक रूप से शासन व्यवस्था का जो प्रमुख था वो तो राजा हुआ करता था और जो वास्तविक प्रमुख था शासन व्यवस्था का वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। लेकिन 2005 में क्या हो गया, जो राजा वीरेंद्र सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात उनको पूरे परिवार को मार दिया गया। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र राजा बने और राजा बनने के बाद इन्होंने क्या किया, पुनः राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया। जनता ने राजा ज्ञानेंद्र के विपक्ष में क्या कर दिया, बड़ा जनसंघर्ष किया और बड़े जनसंघर्ष का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि पुनः नेपाल में अप्रैल 2006 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करना पड़ा और पूर्ण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नेपाल ने कब अपनाया, 2008 में, और नेपाल को 2015 में क्या कर दिया, एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया। ये तो कहानी थी दोस्तों कहाँ की, नेपाल की। अब हम पढ़ेंगे बोलीविया की। कहाँ की कहानी पढ़ेंगे दोस्तों, बोलीविया की। एक बार इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे बोलीविया का जल युद्ध। अर्थात बोलीविया में दोस्तों एक जल युद्ध हुआ। क्या हुआ, जल युद्ध। ये भी एक
जन संघर्ष का उदाहरण है। दोस्तों मैंने बताया ना, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए, अर्थात उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जनता के मध्य जन संघर्ष होना आवश्यक है। अर्थात जनता अपने जो अधिकार हैं, ठीक है, अपनी आवश्यकताएं, उन अधिकार और आवश्यकताओं को नहीं समझेगी जब तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जन संघर्ष क्या है? जन संघर्ष एक जीवंत पहलू है। अर्थात जब तक जन संघर्ष नहीं होंगे वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही नहीं हो सकती। अर्थात जनता जब तक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अधिकार नहीं मांगेगी तब तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वहाँ स्थापित ही नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? बोलीविया का जल युद्ध। दोस्तों यहाँ एक बड़े जनसंघर्ष की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। बोलीविया लैटिन अमेरिका का क्या है? एक छोटा सा देश है दोस्तों। कहाँ का है? लैटिन अमेरिका का। और कैसा देश है दोस्तों? एक बहुत गरीब देश है। कैसा है? गरीब देश। दोस्तों जो बोलीविया का आम नागरिक है, आम नागरिक कहाँ का दोस्तों? बोलीविया का। जो बोलीविया का आम नागरिक है उस आम नागरिक की मासिक वेतन औसतन कितना है दोस्तों? लगभग 5,000 के आसपास है। कितना है? केवल 5,000। यहाँ का एक आम नागरिक 5,000 रुपये महीने के ही कमाता है। अब दोस्तों जो बोलीविया में एक शहर है कोचबम्बा शहर। घटना कोचबम्बा शहर की है और कब की है दोस्तों? 2000 ईस्वी की, सन 2000 की है। कब की है? सन 2000 की। इस कोचबम्बा शहर में जो नगर पालिका थी, तो जो ये नगर पालिका है इसने जो जल से संबंधित प्रशासनिक कार्य है इसने अपने पास से किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। अर्थात जल से संबंधित कोई भी कार्य देखेंगे वो कौन देखेगी? एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी, उसको इसका जिम्मा सौंप दिया गया। जो ये कोचबम्बा शहर के लोग हैं इन लोगों की जल आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने प्रारंभ किया। अब उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया? जो पानी के दाम हैं दोस्तों, किसके? पानी के दाम कहाँ तक बढ़ा दिए दोस्तों? 4 गुना बढ़ा दिए। पहले थे ना उससे 4 गुना बढ़ा दिए। और 4 गुना बढ़ाकर कितने कर दिए दोस्तों? 1,000 रुपये प्रति महीना। कितना कर दिया? 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उसे बढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ का मासिक वेतन ही कितना है? 5,000 रुपये। और 1,000 रुपये ये केवल पानी पे खर्च करेंगे तो इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था अर्थात इनके जीवन यापन किस प्रकार से होगा ये आप सोच सकते हो। तो जनवरी 2000 ईस्वी में जो कोचबम्बा शहर के लोग हैं इन लोगों ने क्या किया दोस्तों? जन संघर्ष किया। क्या किया? जन संघर्ष किया। लेकिन उस समय सरकार ने कहा कि हम तुम्हारी मांगों को पूरा कर देंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से हम जो जितने भी हमने इनको अधिकार दिए हैं वो पुनः वापस ले लेंगे और नगर पालिका द्वारा ही तुम्हें पानी की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या आ रही थी दोस्तों, उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने कहा कि हमारा जो समझौता हुआ है आप उस समझौते पे नहीं हो। ठीक है, तो उस समय तो लोगों ने क्या किया? आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन फरवरी 2000 में दोबारा उन्होंने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ किया। तो उस आंदोलन में क्या हुआ दोस्तों? जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस को आदेश दे करके बर्बरता तरीके से इस जन संघर्ष को क्या करवा दिया? दबा दिया। कि लोगों को जबरदस्ती जो आंदोलन कर रहे थे, जो जनसंघर्ष के लिए अपने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपने जो अधिकार हैं उन अधिकारों की मांग कर रहे थे, उन अधिकारों की मांग करने से उन्हें क्या कर दिया? रोक दिया गया। फिर दोबारा मार्च 2000 ईस्वी में, उस समय तो दबा दिया आंदोलन को, लेकिन मार्च 2000 ईस्वी में जनता ने पुनः अपने पूर्ण आवेश के साथ क्या किया? पुनः जनसंघर्ष किया। और जनसंघर्ष इतना तगड़ा था दोस्तों कि यहाँ की सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। क्या हुआ? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उस बहुराष्ट्रीय कंपनी से उसके अधिकार वापस लिए और उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में का जनसंघर्ष और आंदोलन जब तक ही जीवित नहीं रहते जब तक उसकी कोई समस्या का समाधान हो जाता दोस्तों ये लंबे समय तक बने रहते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनसंघर्ष और आंदोलनों का होना
अत्यधिक आवश्यक है। जब तक ये नहीं होंगे वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा और वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जन सशक्ति नहीं मिल पाएगी। दोस्तों ये दो संघर्ष हमने देखे नेपाल और बोलीविया का। दोस्तों किस लिए था, कहाँ हुआ, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई जा रही है उन देशों में ही केवल ये जनसंघर्ष और आंदोलन हुए। कहाँ, नेपाल और बोलीविया में। लेकिन दोस्तों नेपाल इनके अलावा जैसे कई ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाते, जैसे इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब, अभी अफगानिस्तान में देखा आपने, तो अफगानिस्तान ऐसी शासन व्यवस्था, वहाँ लोग क्या है अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें जनसंघर्ष करना और आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं होता। लेकिन यहाँ अपन ने घटना पड़ी नेपाल और बोलीविया की, तो जहाँ दोनों जगह जनता ने अपने अधिकारों की मांग के लिए क्या किया, बड़े स्तर पर जनसंघर्ष किया। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे लोकतंत्र और जनसंघर्ष। क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र और जनसंघर्ष, कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के साथ क्या संबंध है और जनसंघर्ष के कारण किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना होती है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। जब तक आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब आप पढ़ रहे हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष। लोकतंत्र में जनसंघर्ष किस प्रकार से जरूरी है और जनसंघर्ष हो तो किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है, तो ये पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमने दो घटना पढ़ी, एक नेपाल और बोलीविया की। नेपाल और बोलीविया की, जो नेपाल में जो आंदोलन हो रहा था दोस्तों वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जबकि जो बोलीविया है उस बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ, बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ दोस्तों वो किसके खिलाफ था, प्रशासन के खिलाफ। किसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जनसंघर्ष किसके लिए, केवल लोकतंत्र की स्थापना के लिए नहीं बल्कि जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भी किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमने देखा कि जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, इस लोकतंत्र की स्थापना में जनता ने जो मांग की थी, ठीक है, उस मांग को पूरा करने के लिए किसको लामबद्ध होना पड़ा, जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसको लामबद्ध होना पड़ा और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। जबकि बोलीविया में क्या था, बोलीविया में एक प्रशासनिक ढांचे को स्थापित किया गया, लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास किया गया। उस प्रशासनिक ढांचे को क्या करना था, यहाँ से परिवर्तित कर पुनः जो प्रारंभिक जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था। दोस्तों अब हम बात करें कि किस प्रकार से दोनों जगह नेपाल और बोलीविया में जनता ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से उन्हें लामबद्ध होना पड़ा और अंत में उनके परिणाम तक उन्हें पहुंचने में सहायता मिली। दूसरी बात करें दोस्तों, जो लोकतंत्र है इसकी स्थापना जनसंघर्ष के जरिए ही होती है, अर्थात इसका विकास जनसंघर्ष के द्वारा ही होता है। हमने देखा है कि अमूमन जो प्रशासनिक व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में दो प्रकार के दल काम करते हैं, एक तो सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। तो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है ये आपस में क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, अर्थात वो आपस में क्या करते हैं, अपनी सत्ता की हिस्सेदारी चाहते हैं कि भाई बराबर रूप से सबको क्या मिले, हिस्सा मिले, ठीक है। तो जिस प्रकार से सत्ता और विपक्ष दोनों क्या करती है, लामबद्ध होकर के अपने अधिकारों की मांग करती है, उसी प्रकार जनता को भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनसंघर्ष करने का अधिकार दिया गया है। तीसरी बात है दोस्तों, जो ये जनसंघर्ष हम कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ निकायों का गठन किया गया है। क्या किया गया है, कुछ निकायों का गठन किया गया है। जैसे संसद है, संसद में कुछ कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के द्वारा जो जनता की मांगें हैं उन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगर जनता की मांगों को संसद द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा तो न्यायालय को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसके कारण न्यायालय क्या करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जनसंघर्ष केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, अर्थात जो संसद है वो भी क्या कर सकती है, उनकी मांगों को पूरा कर सकती है, और जो न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय हैं वो भी उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों चौथी बात, आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार जनसंघर्ष हैं, वो जनसंघर्ष किसी राजनीतिक पार्टियाँ उन जनसंघर्ष में हिस्सा लेती है और उनको भड़काने का काम करती है। ऐसा कार्य भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य जो केवल जनता के हित के लिए हों वहाँ प्रॉपर रूप से सबको काम करना चाहिए।
किसी पार्टी विशेष को अपना महत्व या फिर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जनता को उकसाना नहीं चाहिए। तो जनता का जनसंघर्ष वहाँ तक ही सीमित है जहाँ राष्ट्र के विकास के लिए वो कार्य करे। नेक्स्ट बात दोस्तों, पांचवा, जो जनसंघर्ष होते हैं उन जनसंघर्षों में किसी भी राजनीतिक दलों को व दबाव समूह को व आंदोलनकारी अर्थात हिंसक आंदोलनकारियों को उन जनसंघर्षों में भाग नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि ऐसे जनसंघर्ष चलते रहते हैं, बीच में कुछ उपद्रवी आ जाते हैं, जिस कारण से जो लोग अच्छी मांग कर रहे हैं, ठीक है, समाज के विकास के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन लोगों को भी समाज हे दृष्टि से देखने लगता है। ठीक है, आपने पिछले साल देखा होगा दोस्तों, पिछले साल 26 जनवरी को हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था। कुछ उपद्रवी आए और उन्होंने लाल किले के ऊपर जो एक समुदाय है, ठीक है, उस समुदाय विशेष का झंडा फहराने की कोशिश की, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उस राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर। तो दोस्तों इस प्रकार से जनसंघर्ष भी नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ राजनीतिक दलों को उसमें शामिल कर लें या दबाव समूह को या फिर आंदोलनकारियों को, और आंदोलनकारी भी ऐसे जो हिंसक हों, उपद्रवी हों। इस प्रकार से ऐसे जनसंघर्षों को भी बढ़ावा नहीं देना। दोस्तों जो जनसंघर्ष और लोकतंत्र, तो भारत में जनसंघर्ष और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार लोकतंत्र में जनसंघर्ष किया जाता है, किसके लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात उनके विकास के जो कार्य हैं उन कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए। ऐसे ही एक घटना दोस्तों हमारे यहाँ भी घटित हुई। दोस्तों बात 1984 की है। कब की है दोस्तों? 1984 की। राज्य कर्नाटक राज्य की जो सरकार है, उस कर्नाटक राज्य की सरकार ने 1984 में अपनी 30,000 हेक्टेयर भूमि, कितनी दोस्तों? 30,000 हेक्टेयर भूमि एक पल्पवुड नामक, कौन सी दोस्तों? पल्पवुड LTD, पल्पवुड नामक एक लिमिटेड कंपनी को दे दी। कितनी? 30,000 हेक्टेयर, 30,000 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों। और कैसे दे दी दोस्तों? केवल मुफ्त में। किसके लिए? मुफ्त में दे दी दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि इसकी अधिकांश भूमि आपके पशुओं के लिए, चरागाह के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी? आपके पशुओं के चरागाह के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? जो ये पल्पवुड लिमिटेड कंपनी है, इस पल्पवुड लिमिटेड कंपनी ने क्या किया कि जो ये ज़मीन थी, इस ज़मीन पर यूक्लिप्टस एक पौधा होता है, यूक्लिप्टस, इस पौधे को उगाना शुरू कर दिया दोस्तों। ये दोस्तों एक विदेशी पौधा है, ठीक है। कैसा पौधा है? विदेशी पौधा है। और इस पौधे से कागज़ की लुगदी तैयार की जाती है दोस्तों, कागज़ की लुगदी तैयार की जाती है। अब धीरे धीरे इस यूक्लिप्टस पौधे की संख्या इस ज़मीन पर बढ़ती जा रही थी, ठीक है। किसी ने विरोध किया तो क्या किया? कंपनी वालों ने हवाला दे दिया कि गवर्नमेंट ने हमें ये ज़मीन 40 वर्ष के लिए क्या दे दी? मुफ्त में दे दी। कितने वर्षों के लिए? 40 वर्ष के लिए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ भी करें तो जनता को क्या हुआ, ऐसा लगा कि हमारा जो क्षेत्र है, अर्थात हमारे पशुओं को जो चराने के लिए चरागाह था, वो चरागाह भूमि कम हो रही है। तो सारे लोगों ने मिलकर के क्या किया? जन संघर्ष किया। अर्थात जो यहाँ ये यूक्लिप्टस के जो पौधे थे, इन सारे पौधों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और तोड़ करके इन पौधों की जगह ऐसे पौधे लगाए जो वहाँ के जो प्रॉपर लोग थे, उन प्रॉपर लोगों के लिए क्या हो? फायदेमंद हो, अर्थात उनके लाभ के हित में हो। ऐसे पौधे लगाने उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अंततः गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ा और फैसला लेकर के क्या कहा कि फैसला लेकर क्या किया कि जो एक कंपनी थी पल्पवुड कंपनी, इसके अधिकार इससे वापस छीन लिए। दोस्तों इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? कित्तिको हिच्चिको, ठीक है। किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? कित्तिको हिच्चिको आंदोलन, हिच्चिको आंदोलन, ठीक है, आंदोलन। जमीन तो कब दी थी? 1984 में। और ये आंदोलन कब हुआ दोस्तों? आंदोलन हुआ 1987 में, ठीक है। कि 3 वर्ष बाद इन्होंने यूक्लिप्टस के पौधे लगाने प्रारंभ किए और जो चरागाह भूमि है वो कम होती जा रही थी। इस कारण जनता ने यहाँ जनसंघर्ष किया और पुनः अपनी इनको जो जमीन थी, चरागाह भूमि, उसको पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन किया जिसे कहते हैं कित्तिको हिच्चिको
आंदोलन। तो कित्तिको हिच्चिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक राज्य से है, ठीक है, और चरागा भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया था। दोस्तों हमने आज पढ़ लिया क्या, जनसंघर्ष। तो जनसंघर्ष में हमने दो देशों की घटनाएं पढ़ी, ठीक है, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में पढ़ा, और भारत में जो जनसंघर्ष के लिए जो आंदोलन हुआ उसकी एक छोटी सी घटना हमने देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है लामबंदी और आंदोलन। क्या है दोस्तों? लामबंदी और आंदोलन, ठीक है। और दोस्तों अब ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। दोस्तों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।